नमस्कार, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। खबरों में आपके साथ मैं हूं अंजलि और बात करने वाले हम बहुत ही बड़ी खबर की, क्योंकि मुलाकात हुई है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की। जी हां, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच थोड़ी देर के लिए बातचीत हुई। बातचीत का मुद्दा ब्रिक्स से अलग था। बातचीत में पीएम मोदी ने एलएसी विवाद का मुद्दा सीधा उठाया है। पीएम ने कहा कि एलएसी पर तनाव कम करना ही होगा। जवाब में जिनपिंग ने कहा यस। कैसे जिनपिंग पीएम मोदी की हर बात मानते गए, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताएंगे। कैसे पीएम मोदी जिनपिंग पर भारी पड़े, ये भी आपको बताएंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी होंगे। पहले अभी की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। तो सबसे अहम खबर यही है कि पीएम मोदी और शी जिनपिंग के बीच मुलाकात हुई है। ब्रिक्स समिट में मोदी जिनपिंग में बातचीत हुई। बातचीत में पीएम मोदी ने एलएसी का मुद्दा भी उठाया। प्रधानमंत्री ने एलएसी के हालात पर चिंता जताई है। तो सीधे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब बातचीत की, मुलाकात की शी जिनपिंग से, तो एलएसी तनाव का मुद्दा उठाया और कहा कि एलएसी पर तनाव कम करे चीन, अपनी साजिशों पर बंदिश लगाए चीन। और इस पर जिनपिंग ने कहा यस, यानी कि यह बात स्वीकारते हुए चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने कहा कि एलएसी पर जो चीन की तरफ से साजिशें रची जाती है उसे कम किया जाएगा, तनाव कम किया जाएगा। एक और बड़ी खबर इस बीच आपको बता दें, पीएम मोदी जिनपिंग की बातचीत पर विदेश मंत्रालय ने भी जानकारी दी है। एलएसी पर तनाव कम करने पर सहमति बनी, एमईए की ओर से कहा गया है। और साथ ही जिनपिंग ने तनाव कम करने पर सहमति जताई है। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की ओर से बयान जारी किया गया, जिसमें कहा गया है कि एलएसी पर तनाव का मुद्दा जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उठाया तो उस पर चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने सहमति जताई है और तनाव कम करने की बात कही गई है। It was a conversation with President Xi Jinping, and as I said, on the sidelines of the BRICS summit, Prime Minister had interaction with other BRICS leaders. And in that conversation with President Xi Jinping, Prime Minister highlighted India's concerns at the unresolved issues along the LAC in the western sector of the India-China border areas. और देखिए, अब आपको डिटेल में हम समझाते हैं, बताते हैं कि मोदी और जिनपिंग के बीच क्या क्या बात हुई है। इंफॉर्मेशन वॉल पर गौर करिएगा, सारे पॉइंट्स आपके सामने रखेंगे कि आखिर प्रधानमंत्री ने क्या कहा शी जिनपिंग से एलएसी को लेकर के। सबसे पहले ब्रिक्स समिट से अलग दोनों नेताओं में मुलाकात होती है। मुलाकात में बातचीत भी होती है और मुद्दा उठाया जाता है एलएसी का। पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने एलएसी का मुद्दा उठाया, क्योंकि एलएसी पर गतिरोध किस तरीके से चल रहा है ये सभी जानते हैं और ये बहुत बड़ी चिंता भी है भारत की। प्रधानमंत्री ने एलएसी के हालात पर चिंता जाहिर की है शी जिनपिंग के सामने मुद्दा रखते हुए, और एलएसी पर शांति जरूरी है, ये बात भी पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने दोहराई है। सीधे और सटीक शब्दों में एलएसी का मुद्दा उठाया है प्रधानमंत्री ने। संबंध सामान्य रहने के लिए शांति जरूरी है, ये प्रधानमंत्री मोदी की ओर से कहा गया कि अगर चाहते हैं आपकी भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य रहे तो सबसे पहले एलएसी पर बात होनी चाहिए। जिनपिंग ने तनाव कम करने पर सहमति जताई है। तो जब पीएम ने मुद्दा उठाया तो उधर से यस कहा गया जिनपिंग की ओर से। लद्दाख में सैन्य तैनाती कम की जाएगी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिनपिंग की ओर से कहा गया है, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की ओर से। और देखिए, यही आज हमारे चर्चा का विषय भी है और इसलिए स्टूडियो में खास मेहमानों को भी हमने बुलाया है कि क्या चीन पर भरोसा करना चाहिए जब एलएसी का मुद्दा उठाया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। हमारे साथ जो खास मेहमान है उनसे आपका परिचय करा देते हैं आपका जल्दी से। स्टूडियो में मौजूद है हमारे साथ मेजर जनरल रिटायर्ड वीके दत्ता साहब, डिफेंस एक्सपर्ट है। कैप्टन श्याम कुमार हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद है। विनय शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रोफेसर सतीश कुमार फॉरेन अफेयर्स एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़े हुए। आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत कैप्टन श्याम मैं आपके साथ करना चाहूंगी, क्या शी जिनपिंग पर भरोसा करना चाहिए जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एलएसी तनाव को लेकर के उनसे बात करते हैं और सहमति जताई जाती है, कहा जाता है जिनपिंग की ओर से कि हम इस बारे में सोचेंगे और तनाव कम करेंगे, विश्वास किया जाए चीन पे? धन्यवाद। देखिए, ये डिप्लोमेटिक ये एंडेवर्स होते हैं, समिट जो है ये कोई डेलीगेशन है नहीं, और इस के अपॉर्चुनिटी के आड़े ये नेताओं की बातें होती हैं। लेकिन ये जरूरी है समझना कि ब्रिक्स एक बड़ा संगठन है और पूरे देश विदेश की निगाहें इसके ऊपर लगी हुई हैं। तो ऐसे में दो बड़े राष्ट्राध्यक्षों की बात करना, डायरेक्टली बात करना और एक दूसरे को कहना
और उसको असर्टिवनेस देना कि यस आई एग्री विथ यू, एक बड़ा मामला है और एक मेरे ख्याल से एक नई पहल है और हम इसको एक अच्छी तरह से देखते हैं, क्योंकि जिनपिंग कभी बहुत कम बोलते हैं और प्रधानमंत्री हमारे जो हैं वो हमेशा से स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच ऐसे समिट में रखते आए हैं, चाहे वो पुतिन के साथ हो कि ये युद्ध का समय नहीं है, या उनकी जो G20 की जो मीटिंग हुई थी, या इसके पहले भी जो हमारी मीटिंग्स हुई हैं SCO की समिट में आपने देखा होगा, तो हमारे प्रधानमंत्री स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं। और यहाँ जो रिजल्ट आ रहा है जिनपिंग की तरफ से वो कि LAC पे हमारा तनाव कम होना चाहिए, सेनाओं का को हटना चाहिए पीछे। अगर ये जिनपिंग कह रहे हैं तो हम इसको बड़े उत्सुकता से देख रहे हैं, इसकी फॉलोअप जरूरी है, क्योंकि जिनपिंग अपनी बातों पे रहते नहीं। बिल्कुल, इसीलिए मैंने ये सवाल आपसे पूछा था सर कि क्या जिनपिंग ने जो कहा है उस पर भरोसा करना चाहिए, क्योंकि चीन की कथनी और करनी में हमेशा से फर्क नजर आता रहा है। एक और बड़ी जानकारी, उसके बाद खास मेहमानों का रुख करेंगे। अब जबकि चीन बैकफुट पर है, ऐसे में अब क्या हो सकता है, वो संभावनाएं भी देखना जरूरी है। बिग बॉल पर आपके सामने सारी डिटेल्स रखेंगे। ये देखिए, चीन एक बार बैकफुट पर नजर आ रहा है LAC के मुद्दे को लेकर के। जिनपिंग चाहेंगे कि बातचीत से विवादों का हल हो। प्रधानमंत्री ने जब LAC का मुद्दा उठाया है और बातचीत इस पर हुई है, तो उसके बाद संभावनाएं क्या है वो आपको हम बता रहे हैं। सैन्य अधिकारियों के बीच बातचीत में तेजी आएगी। आप सबको पता है कि कमांडर लेवल की बातचीत चल रही है LAC के मुद्दे को लेकर। LAC पर भारत और चीन के बीच तनाव कम होगा। अब क्योंकि खुद चीन के जो सबसे बड़े राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति, उन्होंने ही कह दिया है कि तनाव कम होगा, तो थोड़ा भरोसा करना चाहिए। इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। LAC पर चीनी सेना अपनी हद में रहेगी, ये संभावनाएं हैं। बातचीत का मुद्दा उठाने के बाद अरुणाचल से लद्दाख तक घुसपैठ की कोशिश नहीं होगी। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि यहीं पर सबसे ज्यादा तनाव देखने को मिलता है, अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख में। चीन ने गड़बड़ी की तो भारत बैन की तरफ भी अपना कदम बढ़ाएगा। तो देखिए, ये वो संभावनाएं हैं। बैकफुट पर चीन है, अब आगे क्या होगा। प्रोफेसर सतीश, मैं आपके पास आना चाहूंगी। जरा आप ये समझाइए कि प्रधानमंत्री ने तो दो टूक कह दिया है कि भाई LAC पर जो साजिशें आप रच रहे हैं, जो तनाव आप बढ़ा रहे हैं, उसे आप कम करिए, फौरन कम करिए। जिनपिंग ने यस भी कहा है, लेकिन जिन संभावनाओं पर हमने बात की है, क्या चीन फौरी तौर पर इन संभावनाओं के साथ आगे बढ़ेगा, एक्शन लेगा टेंशन कम करने को लेकर? बिल्कुल, इसमें 2-3 महत्वपूर्ण बातें हमें समझनी होंगी। जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में जिस तरीके से परिवर्तन पिछले कुछ दिनों या महीनों में हुआ है, या हम कह सकते हैं कि 3 सालों में, उसको समझने के लिए ये दृष्टि जरूरी है कि चीन के कथनी और करनी में बहुत अंतर है। ये हम शुरू से देखते आ रहे हैं। चीन जो कहता है, भारत के संदर्भ में विशेषकर, भारत जब द्विपक्षीय वार्ता की बात होती है तो वो अपनी बात को लागू करने की कोशिश करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी छवि को बरकरार रखने के लिए वो दूसरी बातें कहता है। दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य अमेरिका का है। भारत और अमेरिका के संबंध जिस तरीके से विकसित हुए हैं और विकसित हो रहे हैं, इससे चीन को पीड़ा होती है। आपको मालूम होगा कि कुछ दिन पहले, 1 महीना पहले, हेनरी किसिंजर, जो 97-98 ईयर्स के हैं और जो सटल डिप्लोमेसी के नायक हैं, वो चीन गए हुए थे और चीन में उनकी बड़ी खातिरदारी की गई जी। और उन्होंने अमेरिका चीन के बीच के संबंध में जो कड़वाहट है उसे कम करने की एक रास्ता भी बताया, और उस रास्ते में उन्होंने भारत को भी जोड़ा कि अगर चीन को व्यवस्थित तरीके से रहना है तो भारत के साथ भी अपने जो सीमाई विवाद है सर। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 2 टूक ये कह दिया शी जिनपिंग के सामने कि अगर आप चाहते हैं कि भारत और चीन के बीच जो रिलेशनशिप है वो नॉर्मल हो, सामान्य हो, तो सबसे पहले LAC विवाद पर बात करना जरूरी है, वहां पर टेंशन कम करना जरूरी है। लौटेंगे सर आपके पास। देखिए, एक और बड़ी खबर यह है कि मोदी जिनपिंग की मुलाकात पर चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से भी बयान आया है। चीन भारत संबंधों में सुधार दोनों देशों की जरूरत है, क्षेत्र के विकास के लिए शांति और स्थिरता जरूरी है। तो ये बयान चीन के विदेश मंत्रालय का है, जिसमें कहा गया है कि चीन और भारत के संबंधों में सुधार दोनों देशों की जरूरत है।
और अब आइए देखते हैं कि चीन के विदेश मंत्रालय ने मुलाकात पर क्या कहा है। भारत के विदेश मंत्रालय की ओर से जो बयान आया वो तो हमने आपको बता दिया, लेकिन चीन के विदेश मंत्रालय ने क्या कहा ये जानिए। देखिए, चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से बयान आया कि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से इतर पीएम नरेंद्र मोदी से बात की। दोनों नेताओं ने वर्तमान चीन भारत संबंधों और साझा हितों पर विचारों का आदान प्रदान किया। राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इस बात पर बातचीत की है भारत के साथ और कहा है कि दुनिया और क्षेत्र की शांति स्थिरता को विकास के लिए भी अनुकूल है। दोनों पक्षों को अपने द्विपक्षीय समग्र हितों के बारे में बातचीत करनी चाहिए और सीमा मुद्दे को ठीक से संभालते रहना चाहिए ताकि संयुक्त रूप से सीमा क्षेत्र में शांति की रक्षा की जा सके। यह बयान आया है चीन के विदेश मंत्रालय की ओर से। वी के दत्ता साहब, चीन के विदेश मंत्रालय ने भी बयान दे दिया और भारत ने भी दो टूक शब्दों में कह दिया है कि अगर आप चाहते हैं भारत और चीन के बीच संबंध बेहतर हो तो LAC विवाद पर बात होनी चाहिए। लेकिन जरा यह समझाइए, अभी तक कितने कोर कमांडर लेवल की बैठक हो चुकी है LAC तनाव को लेकर के, लेकिन अभी तक तो हमने स्थिति बेहतर नहीं देखी। लेकिन क्योंकि प्रधानमंत्री खुद चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से इस मसले पर बात कर रहे हैं, तो क्या आप उम्मीद रखनी चाहिए कि जल्द से जल्द चीन अपने कदम पीछे करेगा LAC पर? देखिए, ऐसा है कि गलवान के इंसिडेंट के बाद लगातार ये टेंशन को डीएस्केलेट करने की कोशिश की गई है भारत की तरफ से। और आपको याद होगा कि जब गलवान का इंसिडेंट हुआ उससे थोड़े दिन पहले ही जो शी जिनपिंग भारत की यात्रा में आए थे जी। और भारत की यात्रा में जो दोस्ती का माहौल भारत ने उनको दिखाया, जो मेज़बानी करी, उसके बावजूद वो गलवान की घटना घटी। आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी, चीन अपना जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रखता है उसका मानना ये है कि जो भी हिस्टोरिकली चीन की टेरिटरी थी वो उसको दोबारा उसके ऊपर अपना कब्जा करेगा, चाहे वो अरुणाचल प्रदेश हो या उसका क्लेम हो, क्योंकि लद्दाख में उसका क्लेम एक्चुअली नहीं है। लद्दाख कभी चीन का था ही नहीं। तो उसका पहले भी ये बार्टर था कि आप हमें अरुणाचल में जगह दे दीजिए जो हम मांग रहे हैं और हम लद्दाख खाली कर देंगे। लेकिन हम अरुणाचल हमारा है, अरुणाचल हम चीन को कैसे दे दें जी। इसलिए बार्टर नहीं हो सकता है। जब बार्टर नहीं हो सकता, चीन हिस्टोरिकली अपनी लाइन पे रहेगा, वो कभी ना कभी कोशिश करेगा कि मैं जो क्लेम लाइंस हैं मेरी, मैं उस पर जाऊँ। तो ये इस हालात में हिंदुस्तान अपना गार्ड नीचे नहीं कर सकता। लद्दाख में हो चाहे अरुणाचल में हो, हिंदुस्तान को, हिंदुस्तान की फौज को पूरे तरीके से तैयारी करके रखनी पड़ेगी कि अगर चीन, ठीक है सर, तैयारी तो करके रखनी पड़ेगी और अलर्ट रहना भी चाहिए, क्योंकि बार बार हमने देखा है कि चीन जो कहता है उसमें दम होता नहीं है, वो कर कुछ और देता है और LAC पर तनाव की वजह भी एक यही है। एक और बड़ी खबर आ रही है करुणा। बिल्कुल, देखिए बड़ी खबर, ब्रिक्स समिट में बोले हैं प्रधानमंत्री मोदी, भारत दुनिया को परिवार के तौर पर देखता है। पीएम मोदी का ब्रिक्स समिट में यह बड़ा बयान। ब्राजील में भारत में बड़े पैमाने पर निवेश हो रहा है, ब्रिक्स को वैश्विक कल्याण में अहम भूमिका निभानी होगी। चंद्रयान का भी जिक्र किया गया। चंद्रयान की सफलता किसी एक देश की नहीं, मानवता की सफलता है, यह बड़ी बात बोली। क्या कहा गया प्रधानमंत्री की तरफ से, आप पहले देखिए, सुनिए। मुझे खुशी है कि 3 दिन की इस बैठक से कई सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। हमने ब्रिक्स की 15वीं वर्षगांठ पर इसका विस्तार करने का महत्वपूर्ण फैसला लिया है। भारत का यह मत रहा है कि नए सदस्यों के जुड़ने से ब्रिक्स एक संगठन के रूप में मजबूत तथा हमारे सभी साझा प्रयासों को एक नया बल देने वाला होगा। इस कदम से विश्व के अनेक देशों का मल्टीपोलर वर्ल्ड ऑर्डर में विश्वास और सुदृढ़ होगा। तो ब्रिक्स समिट के दौरान की एक तस्वीर अब आपको दिखाते हैं, बहुत ही दिलचस्प है। सदस्य देशों के प्रतिनिधि जब अपना बयान देने के लिए मंच की ओर जा रहे थे, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे आगे और चीन के राष्ट्रपति, ये देखिए, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग उनके पीछे पीछे चल रहे थे। दोनों बिल्कुल करीब थे। इस दौरान चलते हुए पीएम मोदी कुछ बोलते हुए भी नजर आए। शी जिनपिंग भी शायद कुछ कह रहे थे, हालांकि उनका चेहरा दूसरी तरफ था। लेकिन जब वो अपनी कुर्सी के पास मुड़े तो थोड़े असहज और शांत नजर आए। चेहरा उदास और मुंह लटका हुआ दिखा, जबकि पीएम मोदी पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपनी सीट की तरफ आगे बढ़ रहे थे। भारत की धमक ब्रिक्स में भी नजर आई है।
तो भारत की दुनिया में साख बढ़ी है, मंदी के बावजूद इकोनॉमी बेहद मजबूत है। ये हम आपको बता रहे हैं कि भारत वर्सेस चीन के बीच में इस वक्त क्या पोजीशन है दोनों ही देशों की बिग वॉल पर। भारत में सबसे पहले देखिए, दुनिया में भारत की साख बढ़ी है और चीन में क्या, दुनिया में अलग थलग पड़ा है। वजह इसकी है विस्तारवादी नीति चीन की, और इस वजह से पूरी दुनिया में इसकी किरकिरी हो रही है। और देखिए, भारत वर्सेस चीन आज कहां पर खड़े हुए हैं, इसको लेकर हम लगातार कंपैरिजन आपके सामने रख रहे हैं। दुनिया में जहां भारत की लगातार साख बढ़ रही, वहीं चीन से भरोसा उठता नजर आ रहा है। भारत की बात करें तो मंदी के बावजूद यहां की जो इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था वो मजबूत हो रही है, लेकिन चीन की बात करें तो लगातार भारी दबाव में है चीनी इकोनॉमी। जी हाँ, भारत वर्सेस चीन के बीच में आपको हम बता रहे हैं अंतर इस वक्त क्या है। भारत में विदेशी व्यापार 6 महीने में 800 अरब डॉलर पार हो चुका है, लेकिन चीन की हालत क्या है, व्यापार के मोर्चे पर लगातार प्रेशर में है और इसका निर्यात भी लगातार गिर रहा है। इसके साथ ही कुछ और बड़ी बातें हैं कंपैरिजन में। विकास दर की बात करें तो मजबूत रहने का लगातार अनुमान, लेकिन यहां देखिए इस साल और भी घटने का अनुमान है चीन के लिए। विकास दर को लेकर जो प्रेडिक्शन सामने आ रहा है, जी हाँ, विकास दर मजबूत रहने के बावजूद देखिए किस तरीके का अंतर देखने को मिल रहा है। और भारत में महंगाई, बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन कंट्रोल में है, इकोनॉमी को कंट्रोल कर रखा है। लेकिन चीन के हालात क्या है, अभी हाल में एक रिपोर्ट भी हमने आपको दिखाई थी, बेरोजगारी रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच चुका है। जून के आंकड़े और अभी तक के आंकड़े चौंकाने वाले हैं कि बेरोजगारी चीन में आसमान छू रही है। और देखिए स्ट्रेटेजिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर भी भारत किस तरह से आगे और ज्यादा बुलंद हो रहा है। वेस्ट के साथ ऐतिहासिक हमारे जो मजबूत रिश्ते हैं वो स्टैब्लिश होते नजर आ रहे हैं, लेकिन चीन देखिए पश्चिम से लगातार जो उसकी दूरियां है वो साफ तौर पर बढ़ती हुई नजर आ रही, खास तौर पर रशिया यूक्रेन वॉर के संक्षेप में संदर्भ में अगर देखें, और चीन का जो स्टैंड है इससे वेस्ट काफी खफा नजर आ रहा है। जी, और भारत की अगर हम बात करें तो यहाँ पर सरकार में भरपूर भरोसा है, लेकिन चीन के बारे में अगर आप बात करते हैं तो अपनी सरकार से यहाँ पर भरोसा जो है चीन के लोगों का घटा है। विनय शुक्ला सर, हमने अंतर तो बता दिया कि इस वक्त पोजीशन कहां पर है भारत और चीन की। इकोनॉमी लगातार चीन की गिरती जा रही है, बेरोजगारी स्तर भी लगातार जो है वो गिरता जा रहा है, लेकिन जरा आप ये हमें समझाइए, ब्रिक्स में हमने देखा कि शी जिनपिंग बहुत ही असहज नजर आ रहे थे। एक वीडियो भी अभी हमने आपको दिखाया कि कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे हैं तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग पीछे। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बॉडीगार्ड को रोक लिया गया, बार बार वो पीछे पलट करके देखते रहे, बहुत ही अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे। क्या चल रहा है इस वक्त शी जिनपिंग के मन में? क्या उनको नजर आ रहा है कि दुनिया में किरकिरी एक बड़ी वजह है इस असहजता के पीछे की? शुक्ला सर, आपसे सवाल है। बात यह है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो भारत और चीन के संबंधों में है, विश्वास की कमी है। हमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, क्योंकि ऐतिहासिक हमारा अनुभव ऐसा रहा है। और वाकई में आपने देखा होगा कि इतने आश्वस्त नहीं थे शी जिनपिंग ब्रिक्स के शिखर सम्मेलन में, क्योंकि दुनिया बदल गई है, दुनिया बदल रही है। और जो यूक्रेन जो क्राइसिस है, युद्ध है, उसकी वजह से जो है चीन को भी जो योजना थी उसकी कि अपनी जो है बेल्ट एंड रोड जो है यूरोप तक फैलाने की जो थी वो भी हो गई। इसलिए चीन में जो है आर्थिक भविष्य है काफ़ी खतरे में लग रहा है, इसलिए इतने आश्वस्त नहीं। और विनय शुक्ला सर, क्या जो हालात है, मैं इस तरफ भी ले जाना चाहूंगा, जो पूर्वी लद्दाख का रीजन है और इसको लेकर जो भारत की तरफ से ब्रिक्स में जो मुलाकात हुई है शी जिनपिंग में, वहां 2-2 कह दिया गया। क्या यही वजह है कि अब चीन पर भी दबाव पड़ता हुआ नजर आ रहा है? और चीन भी ये जानता है कि भारत की जो मांग है, भारत की तरफ से जो प्रेशर है, उसके सामने अब वो टिक नहीं सकता और उसको कदम पीछे खींचने पड़ेंगे अब। वाकई में, क्योंकि अब चीन ही क्या है, बाकी देश भी अब देखने लगे हैं कि भारत का जो अब रुतबा दूसरा है, भारत के अपने हित हैं। और जो यूक्रेन युद्ध के समय दिखा दिया है भारत ने कि हमारे जो राष्ट्र के हित हैं वो सर्वोपरि हैं। और इस मामले में हमारे देश में भी राजनीतिक जो कंसेंसस है। बिल्कुल सर, और इसीलिए एलएसी टेंशन की जब बात होती है तो भारत की ओर से मुखर तौर पर अपना जो रुख है वो स्पष्ट किया जाता है। आप देखते हैं कि एलएसी पर कैसे भारत मजबूत हो रहा है, उसकी स्थिति दिनों दिन मजबूत होते जा रही है। एलएसी पर बढ़ती भारत की ताकत के बारे में अब आपको हम इंफॉर्मेशन वॉल पर जल्दी से पॉइंट्स समझाते हैं। देखिए, पीएम मोदी ने जिनपिंग के सामने एलएसी का मुद्दा उठाया, जिसकी बात बार बार हो रही है। ब्रिक्स समिट से अलग दोनों नेताओं ने मुलाकात भी की है।
और देखिए क्या बड़ी बात है, कैसे यहां पर आप जरा देखिए जो एलएसी पर भारत की ताकत है, चाहे वो मिडिल सेक्टर हो, या ईस्टर्न सेक्टर हो, या फिर वेस्टर्न सेक्टर हो, हर तरफ जो भारत की स्ट्रेटेजिक तौर पर जो तैनाती है वो बढ़ती नजर आ रही है। सैन्य ढांचे और लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने पर लगातार जोर है, जिन्हें तैनात भी किया जा रहा है ताकि चीन को काबू में रखा जा सके। जी हाँ, और ये 3 जो आप सेक्टर्स देख रहे हैं ना, यहीं पर सबसे ज्यादा चीन की दखल अंदाजी देखने को मिलती है। एलएसी पर निगरानी मजबूत करने पर जोर है, चाहे वेस्टर्न सेक्टर हो, मिडिल सेक्टर हो या फिर ईस्टर्न सेक्टर हो। सेना को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है इन 3 एरियाज में। और इसके अलावा और क्या बड़ी बातें हैं, हाई फ्रीक्वेंसी एयर डिफेंस सिस्टम भी लगाए जा रहे हैं ताकि चीन की किसी भी हिमाकत का जवाब दिया जा सके। इसके साथ ही लेजर गाइडेड अत्याधुनिक मिसाइलों की तैनाती की जा रही है। आप देखिए कैसे भारत लगातार सीमा पर अपनी मुस्तैदी और ताकत बढ़ा रहा है। अंजलि जी हाँ, और इतना ही नहीं, मॉडर्न ड्रोन, आर्टिलरी गन, अत्याधुनिक कार्बाइन की तैनाती भी यहां पर बढ़ा दी गई है। सैनिकों को हमेशा 24 घंटे अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। पहाड़ी और दुर्गम जगहों के अनुरूप तैयार टैंक भी ईस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर में तैनात किए गए। और साथ ही एक और अहम इंफॉर्मेशन है, एलएसी के पास इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है और इसका असर भी नजर आ रहा है। कैसे चीन लगातार एक दबाव में नजर आ रहा है। अरुणाचल प्रदेश में सड़कों का जाल बकायदा बिछाया जा रहा है क्योंकि लगातार वहां पर भी अरुणाचल प्रदेश के एक बड़े हिस्से में हिमाकत करता रहता है चीन। इधर सुरंग, पुल और एयरबेस का निर्माण हो रहा है जिस इंफ्रास्ट्रक्चर का इस वक्त हम जिक्र कर रहे हैं। जी हाँ, लगातार ये पॉइंट वाइज हम आपको इसलिए समझा रहे हैं क्योंकि इन 3 सेक्टर्स में जो चीन की दखल अंदाजी है उस पर कैसे भारत अपना नियंत्रण कर रहा है। अरुणाचल में 2319 किलोमीटर सड़क बनाने का लक्ष्य है। सबसे जरूरी है इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करना और उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सड़कों का जाल बिछाना। देखिए 1150 किलोमीटर से ज्यादा सड़क का निर्माण कार्य अरुणाचल में पूरा भी कर लिया गया है। तो तैयारी और तैनाती तो कैप्टन श्याम हमारी भी है क्योंकि हमने देखा है कि जब एलएसी की बात होती है, खासकर लद्दाख और अरुणाचल के बॉर्डर के पास की बात होती है, तो वहां पर चीन अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत कर रहा है और अगर इसे तोड़ना है तो उसके लिए सबसे पहले भारत को अपने सैनिकों की तैनाती अत्याधुनिक हथियारों के साथ तो मजबूत करनी होगी, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है इंफ्रास्ट्रक्चर चीन से भी ज्यादा मजबूत करना होगा। बिल्कुल सही कहा आपने और एक बहुत ही जरूरी काम हो रहा है अभी। जो हमारी पॉलिटिकल विल है और हमारा जो मनोबल है देश का वो काफ़ी हाई है अभी और इस हिसाब से हम काउंटर स्ट्रैटेजी बना रहे हैं जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज़ पूरी तरह से ये लगातार का प्रोसेस है और इसमें बढ़ोतरी हुई है। इसके साथ 2 बातें मैं कहना चाहूँगा जल्दी से। ये तो परमानेंट स्ट्रक्चर्स हैं जो क्रिएट करने ही होंगे और जो विजिबल होंगे और डिप्लॉयमेंट भी होगी आर्मी की। रैपिड एयर डिप्लॉयमेंट जो तेजस की, मिग-20 सुखाई की जो आप देख रहे हैं, जो अभी हमारे ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, पिछले 3 दिनों में ही रैपिड डिप्लॉयमेंट फोर्सेस के हिसाब से पूरी स्क्वाड्रन को लिफ्ट करके और इम्प्लांट करने की कोशिश की गई है और आप जान रहे हैं कि श्रीनगर में भी तैनाती की गई है तेजस एयरक्राफ्ट की। दूसरी बात, सॉफ्ट जो वेयर है, मानव जो है, 600 ग्राम पंचायत सदस्यों को 15 अगस्त को यहां बुलाया गया था। अंतिम गांव नहीं, पहला गांव मान के मनोबल जो सीमा के लोग हैं, जो फर्स्ट इन्फॉर्मर हैं, उनको एम्पावर किया जा रहा है। तो ये जो बातें होती हैं, जो एनसीसी के यूनिट्स हैं उनको बॉर्डर एरिया में ज्यादा वैकेंसीज डाली जा रही है, तो लोगों को तैयार किया जा रहा है, चाहे वो फिशरमैन हो कोस्ट में या एलएसी एलओसी पे हमारे जो नागरिक हैं उनको बढ़ाया जा रहा है। इसको देख के आप चलेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर, डायनेमिक डिप्लॉयमेंट एंड मनोबल। यानी कि सिर्फ शाम सर आप ये बताने की कोशिश करें, ना सिर्फ मिरर डिप्लॉयमेंट बल्कि इससे कई कदम आगे बढ़कर भी जो भारत की तैयारियां हैं वो चीन के मुकाबले नजर आ रही है। देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रीस पहुंच चुके हैं और वहां पर अब तैयारियां हैं। दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सबसे बड़ी बात यह है कि 40 साल बाद ये मौका आया है जब भारत के प्रधानमंत्री ने दौरा किया है एथेंस का। पीएम मोदी एथेंस पहुंचे और वहां पर उनके स्वागत की तैयारियां अब तेज हैं। तो वहां से जो तस्वीरें आएंगी वो भी आपको हम दिखाएंगे। इससे पहले आपने देखा कि ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिण अफ्रीका में मौजूद थे प्रधानमंत्री, लेकिन अब ग्रीस के एथेंस पहुंचे। देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, थोड़ी देर बाद उनके स्वागत की तस्वीरें भी सामने आ जाएंगी, वो भी आपको दिखाएंगे। ग्रीस की राजधानी एथेंस पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी जो जानकारी है वो ये कि 40 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री का ग्रीस दौरा हो रहा है। ये देखिए तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दक्षिण अफ्रीका से निकल रहे थे ग्रीस के लिए, और अब जानकारी यह है कि ग्रीस के एथेंस पहुंच चुके हैं प्रधानमंत्री।
और ये देखिए एक और ताजा तस्वीर आ रही है जहां पर एथेंस में रहने वाले जो भारतीय हैं विशेष रूप से वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए बेहद उत्साहित है और भारत का झंडा हाथ में लिए हुए और कुछ बैनर पोस्टर भी आपको दिख रहे होंगे जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीरें बहुत ही उत्साहित है और इसी उत्साह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वागत की तैयारियां भी एथेंस में चल रही हैं। तो देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और प्रधानमंत्री एथेंस पहुंच गए हैं। ग्रीस का दौरा बहुत अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि देखिए 40 साल के बाद ऐसा है कि भारतीय प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे हैं और क्योंकि इस पर हमारे साथ फॉरेन एक्सपर्ट प्रोफेसर सतीश कुमार सर लगातार मौजूद हैं हमारे साथ। सतीश सर आपके पास मैं आ रहा हूं, इस पर कितना अहम हो जाता है क्योंकि इसमें बड़ी बात तो यह है ना कि 40 साल के बाद कोई भारतीय प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंच रहे हैं, यह अपने आप में कितना इंपॉर्टेंट? देखिए इसका अपना डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस है। 40 साल दो सभ्यताओं वाला देश है। एक पुरानी सभ्यता यूनान जिसके बारे में हम सुकरात, अरस्तु और प्लेटो के बारे में पढ़ते आ रहे हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जो पिछले कुछ सालों में उभर कर सामने आ रहा है कि सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के जो विचार थे, जो उन्होंने राजनीतिक विज्ञान में आज पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है, उनके विचारों में भारतीय दर्शन की अमिट छाप थी। तो ये अमिट छाप कैसे आई, इस बात का तहकीकात और इस बात का रिसर्च अकादमिक दुनिया में हो रहा है। भारतीय प्रधानमंत्री का ये दौरा न केवल डिप्लोमेटिक तरीके से बल्कि इस बात की पुष्टि भी करेगा कि भारत को विश्व गुरु बनने की जो लकीर है वो वहां तक पहुंचती है और बहुत हजारों साल पहले पहुंच चुकी थी, उसे हमें प्रमाणित करना है। तो इस रूप में, ट्रेड के रूप में तो इसका इंपॉर्टेंस है ही, लेकिन कई अन्य रूप में भी ये दत्ता साहब एक जरा बात समझाइए। 40 साल का वक्त बहुत लंबा होता है। 40 साल बाद भारत के प्रधानमंत्री ग्रीस पहुंच रहे हैं। भारत और ग्रीस के रिश्तों की अगर बात करें तो ये रिश्ते कितने प्रगाढ़ होंगे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ग्रीस पहुंचने से? एथेंस में तो अब स्वागत की तैयारियां भी तेज हो गई। दत्ता सर आपसे सवाल। देखिए ऐसा है कि जहाँ तक ग्रीस और भारत के रिश्ते हैं, हिस्टोरिकली भी आप देखें, जो हिस्ट्री में अगर कोई वहाँ से कोई आया, यहाँ पे इन्वेजन हुआ, वो सारी जो बातें हैं और जो एक साइंस और टेक्नोलॉजी की बात है वो जुड़ी है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ग्रीस और तुर्की इनका आपस में टकराव रहता है और आपको मालूम होगा कि हिंदुस्तान तुर्की के बीच में जो हमारे रिश्ते हैं कोई ऐसे वो ब्राइट नहीं, हालांकि हमने उनकी इतनी मदद करी, जो बड़ा एक हादसा हुआ अर्थक्वेक वहाँ पे, तो हमारा ग्रीस के साथ में जो तालमेल बढ़ाना बहुत अहमियत रखता है। ग्रीस की जो टेक्नोलॉजी है, उनके पास जो आर्मामेंट इक्विपमेंट है, उससे भी हमारा फ़ायदा हो सकता है और हम भी उनको मदद दे सकते हैं जब उनको कोई मदद चाहिए हो अपने एरिया की सिक्योरिटी के बारे में। जी बिल्कुल, तो ये अपने आप में काफ़ी ज़्यादा, ये चाहे अगर हम बात करें डिफेंस सेक्टर की, तमाम अलग अलग सेक्टर्स की और ख़ास तौर पर डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप की बात करें, आपसी सहयोग की बात करें, इसमें बहुत अहम ये दौरा साबित होने वाला है क्योंकि 40 साल के बाद जो कोई प्रधानमंत्री हैं वो इस वक्त ग्रीस पहुंचे हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं। तस्वीरें एथेंस की हम आपको दिखा रहे थे, लेकिन इस बीच एक बार फिर से हम बात करते हैं चाइना की। आखिर भारत के आगे क्यों चीन बेदम हो रहा है, उसके कुछ कारण आपके लिए जानना समझना बहुत जरूरी। दुनिया भर में पीएम मोदी को लेकर जो भरोसा है वो बढ़ता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। सभी बड़े देश पीएम मोदी को तरजीह दे रहे हैं और तमाम इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पर, चाहे वो G20 समिट हो या फिर वहां ब्रिक्स सम्मेलन में आपने देखा किस तरह से भारत को अहमियत दी गई। जी हाँ, दुनिया के टॉप लीडर्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बात मानते हैं और ये सबसे ज्यादा हमने कब देखा? रूस यूक्रेन वॉर के बीच में देखा। बार बार पश्चिमी देशों की ओर से पूछा जाने लगा भारत का रुख क्या है। बाइडेन, पुतिन से लेकर के जेलेंस्की तक मोदी के मुरीद रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई बार पुतिन और जेलेंस्की से बात भी की है वॉर को लेकर के। इसके साथ ही चीन और जिनपिंग से दुनिया के देश लगातार दूर हो रहे हैं। चीन के ऊपर से भरोसा उठता हुआ नजर आ रहा है। कोरोना के बाद से शी जिनपिंग की लोकप्रियता में काफी ज्यादा कमी आई है। लगातार क्रिटिसाइज किया गया है शी जिनपिंग को। जी हाँ, गलवान के बाद से कई मौके पर चीन को मुंहतोड़ जवाब मिला है क्योंकि गलवान में जो चीन ने किया उसे लेकर के चौतरफा चीन घिरता नजर आया। भारत की आक्रामकता की वजह से चीन हमेशा से पीछे हटा। अब देखिए शी जिनपिंग
जब इवेंट हॉल के एंट्री गेट पर पहुंचे तो वहां मौजूद साउथ अफ्रीकी प्रोटोकॉल ऑफिसर्स ने उन्हें एस्कॉर्ट किया। इसके बाद जिनपिंग रेड कार्पेट पर धीमे कदमों से चलते हुए कॉरिडोर में दाखिल हुए। वहां से कुछ वीडियोस लगातार वायरल हो रहे हैं चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को लेकर के, वो हम आपको दिखा रहे हैं। चीनी प्रेसिडेंट के ठीक पीछे उनका स्टाफ और सिक्योरिटी कमांड थे। जैसे ही उन्होंने गेट से कॉरिडोर में दाखिल होने की कोशिश की तो वहां मौजूद प्रोटोकॉल टीम ने उन्हें न सिर्फ रोक दिया बल्कि एंट्री गेट भी बंद कर दिया। अब आगे जिनपिंग थे और पीछे बंद दरवाजा। हैरान परेशान जिनपिंग बार बार पलटकर अपने अफसरों को खोजते रहे लेकिन उन्हें कोई नहीं दिखा। तो देखिए, इसी वीडियो का जिक्र हम कर रहे थे कि कितने असहज नजर आ रहे थे शी जिनपिंग ब्रिक्स समिट में जब उनके बॉडीगार्ड तक को रोक दिया गया। तो देखिए, ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई, लेकिन इस बीच देखिए चीन के लिए एक बड़ा सिरदर्द वहां की लड़खड़ाती अर्थव्यवस्था बना हुआ, इसको लेकर पूरी इंफॉर्मेशन जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। कोविड के बाद नहीं उभर पाई है चीन की रियल एस्टेट कंपनी। डिफॉल्ट बड़ी कंपनियां लगातार चीन को छोड़ रही हैं। कोविड के बाद से ही चीन का काफी बुरा हाल है और यहां पर बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो एक तो डिफॉल्ट हो रही हैं और वो चीन को छोड़ने पर मजबूर हो रही हैं। जी हां, और चीन की इकोनॉमी लगातार गिरती जा रही है, यही मुख्य वजह है। बड़ी कंपनियां चीन को छोड़ रही हैं, इन्वेस्टमेंट हो नहीं रहा है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है और जनसंख्या तो चीन में एक बड़ी समस्या है ही। वैश्य से तनाव बढ़ा है, यह भी एक बड़ी वजह है। चीन को नए ऑर्डर मिलने कम हो गए हैं। चीन जो कि बड़ा दावा करता था अपने बाजार को लेकर के कि पूरी दुनिया में उसका बाजार फैला हुआ है, वो लगातार गिरता जा रहा है। अमेरिका और वेस्ट के बीच में तनाव भी बढ़ा है, चीन के साथ रिश्ते भी खराब हुए हैं। कैप्टन श्याम, चीन की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। कोविड काल से चीन की इकोनॉमी कैसे गिरती जा रही है, अब तो बेरोजगारी जो है वो लगातार वहां पर बढ़ती जा रही है, जनसंख्या एक बड़ी समस्या। ऐसे कई कारण हैं जो हमने गिना दिए हैं। क्या एक बड़ी वजह आप ये मानते हैं कि अब शी जिनपिंग को ये समझ में आ गया है कि अब उनको अपनी नीतियों में बदलाव करना पड़ेगा, वरना हर देश से संबंध खराब होते जाएंगे और अर्थव्यवस्था का तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा? बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि चाइना को अपनी कंटेम्प्रेरी जो ग्लोबल सिचुएशन है उसके हिसाब से उन्हें अपनी ट्रांसफॉर्मेशंस करनी पड़ेगी। सबसे बड़ी बात जो उनकी है, एक्सपेडिशनरी जो उनकी डिजाइन्स हैं, अपने बॉर्डर से बाहर जाके दूसरे को पकड़ना। और ये केवल बॉर्डर से ही नहीं है, ये पूरे विश्व में, चाहे तो वो साउथ चाइना यानी जिसे हम कब्जा करना कहते हैं, विस्तारवादी नीति। आप ग्रीस की बात कर रहे थे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि ग्रीस में एक पोर्ट है जिसको वो पूरी तरह से कंट्रोल करते हैं और चाइना और ग्रीस का बहुत अच्छा रिलेशन है। उसको तोड़ने के लिए प्रधानमंत्री मिसेस गांधी बहुत पहले गई थी, जयशंकर 2022 में गए हैं और डिप्लोमेटिक रिलेशन ग्रीस के साथ हमारा 1950 से है। तो स्ट्रिंग ऑफ पल्स के हिसाब से ये जो जिबूती में उनका बेस, अफ्रीकन में बेस, ये भारत को घेरना और ग्रीस में बेस, तो भारत का जो एक जगह बन रही है ग्रीस में, मेडिटेरेनियन रीजन में, क्योंकि ग्रीस सबसे ज्यादा, और यही वजह है कि सर श्याम सर जो ग्रीस का दौरा है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर चीन से मुकाबले के लिहाज से भी। विनय शुक्ला सर, एक सवाल मैं इन तस्वीरों पर आपसे पूछना चाहूंगा जिसमें हम दिखा रहे हैं कि कैसे शी जिनपिंग आगे जाते हैं, बॉडीगार्ड्स पीछा करते हैं, उनके अंदर जाने की कोशिश करते हैं लेकिन रोक लिया जाता है। ये क्या बतला रहा है? क्योंकि चीन तो खुद को सुपर पावर की रेस में मानता है, महाशक्तिशाली मानता है, लेकिन शी जिनपिंग के बॉडीगार्ड्स को ऐसे रोकना। बात यह है कि शी जिनपिंग एक जार की तरह से, एक सम्राट की तरह से रहने के आदी हो गए हैं, क्योंकि उनके हर एक सांस को वहाँ देखा जाता है और वो एक अंतर्राष्ट्रीय उसमें आए हैं समिट में, जहाँ काफ़ी डेमोक्रेटिक खुला एटमॉस्फेयर था और वहाँ उनको जो है उनके जो राजसी जो थे वो नहीं चले, तो उनके लिए बहुत आश्चर्य की बात थी। और लगता है कि इस वजह से जो है कुछ उन्होंने जो है कंट्रोवर्शियल जो बातें करने की कोशिश जो है उनको अवॉइड किया है, क्योंकि जैसे कहा जा रहा था ब्रिक्स से पहले कि जो डीडॉलराइजेशन करेंसी वगैरह जो है ब्रिक्स को अमेरिका के खिलाफ किया जाएगा, तो शी जिनपिंग ने कहा कि ब्रिक्स और G7 के बीच में भी होना चाहिए, सहयोग होना चाहिए न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो हमने देखा कि ब्रिक्स समिट में भी कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अन्य देश मुरीद हो गए हैं और शी जिनपिंग का गिरता कॉन्फिडेंस नजर आया है उनके बॉडी लैंग्वेज से, और ये लगातार जो वीडियोस वायरल हो रहे हैं उससे ये समझ में आ गया है कि शी जिनपिंग बहुत परेशान है। LAC के मुद्दे पर भी प्रधानमंत्री ने 2 टूक शब्दों में कह दिया है कि तनाव कम करिए। हमारे सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए।